Hello friends, welcome to iExamB. Today we are in part 3 of our NABARD मेंस ESI डिस्कशन। ठीक है, पहले दो पार्ट हो चुके हैं। इसके सेकंड पार्ट में मैंने ट्राइबल मिनिस्ट्री पूरा डिस्कस किया है। ट्राइबल मिनिस्ट्री, ट्राइबल से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स है, स्कीम्स है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं पीआईबी के। ठीक है, तो ये पूरी जो सीरीज है नाबार्ड मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ESI, as far as ESI is concerned, whatever related with syllabus and which is there in the current affairs in last 6 months, ठीक है, that we are going to cover here, है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो धीरे धीरे करते कवर करते जाएंगे। अभी डेट नहीं आई है तो हमारे पास लगभग समय है। और लेट मी टेल यू, एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एट 11 AM, ठीक है, सुबह 11 बजे लाइव सेशन हो रहा है। तो उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, एआरडी का, एएसआई का, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएसआई और ईएसआई के इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ स्कीम्स है और कुछ अदर देन स्कीम्स बट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है रिलेटेड टू द एजुकेशन, विच इज आवर एआईएसएचई रिपोर्ट, है ना। एआईएसएचई रिपोर्ट और कुछ स्कीम्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको, ये हर सेशन में मैं देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ब्रॉट इन 2017। 2017 में हमने जीएसटी अमेंडमेंट लाया है ना, 101st अमेंडमेंट। तो उसके पीछे रैशनल क्या था, मतलब उसके पीछे पर्पस क्या था, क्यों लाया गया ये, है ना। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। और अभी कोविड 19 के चलते जो जीएसटी रेवेन्यू में जो गिरावट हुई है, उसकी वजह से जीएसटी कंपेंसेशन में, जीएसटी कंपेंसेशन मतलब ये स्टेट्स को देना पड़ता है, सेंटर देता है स्टेट्स को, तो उसकी वजह से कंपेंसेशन नहीं दिया गया और उसकी वजह से फिर फेडरल रिलेशंस में तनाव आया है। तो वो सारी चीजें आपको इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, ये मैं पेड कोर्सेस में हर मंडे को 7 PM हर मंडे आंसर राइटिंग का सेशन होता है। देयर वी आर डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस, मॉडल आंसर, हाउ टू राइट मॉडल आंसर, हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर एंड हाउ टू जनरेट कंटेंट। all these things are being discussed in the paid classes, ठीक है। but here it is not possible to discuss all the things, इसलिए मैं एटलीस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। बट थर्सडे थर्सडे 11 AM को मेरा सेशन होता है आंसर राइटिंग पे यूट्यूब पे। थर्सडे 11 AM आंसर राइटिंग यूट्यूब पे होता है। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन दिस सेशन in order to have more clarity. Define GDP and explain its determinants. Discuss the measures that needs to be taken to bring Indian economy at pre-COVID level. ठीक है, जीडीपी क्या है आपको पता है, वो आपको लिखना है क्या है, लेकिन ये जीडीपी डिसाइड कैसे होता है ना, कैसे वो मेजर करते हैं और उसके पीछे क्या रीजंस है, जीडीपी अगर कम ज्यादा होती है ना, उसको बोलेंगे डिटरमिनेंट। तो क्या डिटरमाइन कर रहा है जीडीपी, वो आपको लिखना है। उसके बाद में जीडीपी में काफी गिरावट आई है ना, हमारे पैंडेमिक के चलते। तो अभी वो फिर से जो प्री पैंडेमिक लेवल था, प्री कोविड लेवल, वहां पे अगर लाना है तो क्या मेजर्स लेने चाहिए इंडियन इकोनॉमी, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आई होप यू हैव गॉट द एम्पल क्लैरिटी अबाउट दिस क्वेश्चंस। यू शुड राइट दिस क्वेश्चंस, ओके, एंड यू मे सेंड द मॉडल आंसर्स ऑन hello@iexamb.com, hello@iexamb.com। mention my name in the mail, ठीक है, my name is Ravi Meshram. I will evaluate your answers, okay, and help you out in the in descriptive answer writing, ठीक है। hello@iexamb.com, hello@iexamb.com, आई एम रिपीटिंग। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट न्यूज। ठीक है, गति शक्ति। गति शक्ति पोर्टल जो है ये बहुत ही न्यूज में है अभी, और प्राइम मिनिस्टर ने ये 15 अगस्त को ये इस पे बात की थी और रिसेंटली अभी ये लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो गति शक्ति जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये, इसका पर्पस ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसको एक्सपेडाइट करना है ना। the major purpose of Gati Shakti, what we can call it as Gati Shakti initiative, ठीक है। so the major purpose of Gati Shakti initiative is to expedite the existing infrastructure project, ठीक है। और इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया गया है। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब क्या, इसमें लगभग 16 मिनिस्ट्रीज एक साथ आके काम करेगी।
ठीक है। 16 मिनिस्ट्रीज एक साथ काम करेगी। तो जो मान लो कोई एनवायरमेंट के एनवायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से कोई प्रोजेक्ट फंसा है रोडवेज का, और कोई किसी के पास फंड्स नहीं है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगा। फिर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, एमएसएमई सॉरी आपका रेलवे मिनिस्ट्री है। तो ये सारी चीजें एक साथ आके काम करेंगी, तो तो उसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं हम वो एक्सपीडाइट कर पाएंगे। ठीक है। अब इसमें जो फैक्चुअल नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है। नाबार्ड आईबीपीएस कंडक्ट करता है, आरबीआई भी आईबीपीएस कंडक्ट करता है ना। तो आईबीपीएस ऐसी फैक्चुअल डिटेल्स पूछ लेता है। तो अभी इसमें ये जो गति शक्ति प्रोजेक्ट्स है, आपका जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये इसमें सब्ज्यूम हो जाएगा। ठीक है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है वो मोर देन 110 लाख करोड़ का है। तो उसमें काफी सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स, देन वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स है, और पोर्ट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे इसमें आते हैं। ये अभी किसके अंडर आएंगे? गति शक्ति के अंडर। गति शक्ति के अंडर ये मॉनिटर होंगे और एक्सपेडाइट होंगे। ठीक है। तो गति शक्ति के अंडर प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो नए से जो वो है एस्टेब्लिश होनी चाहिए, और 2 डिफेंस कॉरिडोर भी है, एक है यूपी में और एक है तमिलनाडु में, है ना। यू शुड टेक नोट ऑफ दिस, 1 यूपी में 1 तमिलनाडु में, 2 डिफेंस कॉरिडोर। उसके बाद में 17,000 किलोमीटर ऑफ गैस पाइपलाइन वी आर एमिंग टू ऐड। देन वी आर आल्सो एमिंग टुवर्ड्स गिविंग 4G कनेक्टिविटी इन ऑल आवर विलेजेस, एंड 200 एयरपोर्ट्स भी हमको एस्टेब्लिश करने हैं। अभी आप अगर इसको एनालाइज करो तो ये जो सारी चीजें हैं एग्जिस्टिंग चीजें हैं, नया कुछ नहीं है। ठीक है। जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसको आप गति शक्ति के अंडर ला रहे हो। तो मतलब क्या कर रहे हो, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स अभी फ्लोट हुए हैं उसको एक्सपेडाइट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये गति शक्ति मतलब एक नया फिर से जुमला दिया गया है। ठीक है। नया नाम दिया गया है एग्जिस्टिंग स्कीम्स को, और ये जो सारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो इसके अंडर ऑपरेट होंगी। अब ये 4G कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो हमारा ऑलरेडी एक भारत नेट का प्रोजेक्ट चल रहा है ना। भारत नेट प्रोजेक्ट है जिसमें हम 2.5 लाख विलेजेस को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ेंगे, है ना, ग्राम पंचायत को। तो ये अभी पूरा प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, तो ये फिर से और एक 4G कनेक्टिविटी का गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है, नो डाउट ये एम्बिशन होनी चाहिए, बट जो एग्जिस्टिंग जो हमने टारगेट्स पहले रखे थे फॉर द अर्लियर स्कीम्स दैट हैव नॉट बीन अचीव्ड येट। ठीक है। तो आपका एक क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए कि भाई ये नया है या इसका कुछ आगे होने वाला है ना, नहीं होने वाला है, कितना इसमें वेट है, कितना ऑथेंटिसिटी है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्रिटिकल एनालिसिस। तो वो आपका एक इससे होना चाहिए। ठीक है। तो गति शक्ति आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ऑल द फैक्चुअल डिटेल्स आई हैव पुट इन हियर so that you get ample clarity, and you should take note of this all this factual information, all this factual information should be there in your note। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे नाबार्ड ग्रेड ए के एक्सक्लूसिव कोर्सेज शुरू है। स्पेसिफिकली अगर इस साल की नाबार्ड मेंस की अगर बात करें, है ना, नाबार्ड मेंस 2021, तो इसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स शुरू है। वहां पे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग चल रहा है हमारा, और 5 टेस्ट हम उसमें दे रहे हैं, 5 टेस्ट डिस्क्रिप्टिव के। ठीक है। और 5 आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के, है ना। तो टोटल 10 टेस्ट हो रही है नाबार्ड मेंस के कोर्स में। उसमें 1-on-1 इंटरेक्शन भी होता है, जिसमें आप फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, हाउ टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, है ना। और ये सारी चीजों की वजह से आपकी जो प्रिपरेशन वो आसान हो जाती है। Okay, so if you want to ensure your selection in NABARD grade A, you should enroll to these courses. Okay, same is the case with RBI grade B. In RBI grade B also we are providing exclusive online course. Exclusive online course means in exclusive course you will be given around 12 sessions, 12 session with faculty. So there you will be getting ample clarity on how to approach the exam, what to do, what not to do, which material to refer, which material not to refer. All these clarity will be given to exclusive students। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूज है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पे। ठीक है। दिस वाज वेरी मच इन न्यूज इन ऑन PIB आल्सो। ठीक है। so that's why we need to cover it। earlier also I have talked about this national monetization pipeline,
so this time there will be it will be like a revision for you people, ठीक है. And before moving further, let me request you to, if you are liking this content which I have brought for you for NABARD mains and for various IBPS and RBI exam, then please like, share and subscribe. Okay, like, share, subscribe. Okay, moving further, ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का एक रिपोर्ट नीति आयोग ने बनाया है, ठीक है, कौन से असेट मोनेटाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कितना पैसा वहां से जनरेट होगा, तो ये सारी चीजें नीति आयोग की रिपोर्ट में मेंशन है. तो ये जो पीपीटी जो है, ये जो कंटेंट है, मैंने नीति आयोग के रिपोर्ट से ही लिया है, वॉल्यूम 1 मोनेटाइजेशन गाइड बुक, ठीक है. तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन था, है ना, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में गति शक्ति में भी बात की, वो अराउंड 110 लाख करोड़ के ऊपर है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. तो इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में मोर देन 7400 प्रोजेक्ट्स हैं. ये फिगर भी क्रिटिकल है, ठीक है. लास्ट टाइम आईबीपीएस ने नाबार्ड के मेंस में पूछ लिया था, 7400 प्रोजेक्ट्स इसमें आते हैं, ठीक है. तो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो 110 लाख करोड़ खर्च होने थे, तो ये था हमारा 2018 का प्रोजेक्ट. 2019 में ये हमने लॉन्च किया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. बट उसके बाद आ गया पैंडेमिक. पैंडेमिक में आपको पता ही है, रेवेन्यू कम हो गया गवर्नमेंट का, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कम हो गई, रेवेन्यू कम हो गया, है ना, तो जीएसटी का रेवेन्यू भी कम हो गया. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और उल्टा गवर्नमेंट का खर्चे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. फिजिकल डेफिसिट जो है वो लास्ट ईयर का 9.2% है. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को पैसा चाहिए. अब ये पैसा आएगा कहाँ से, है ना. सो फॉर दैट गवर्नमेंट हैज कम अप विद डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. दिस ईयर दे हैव टारगेटेड 1.75 लाख करोड़ of disinvestment, and apart from the disinvestment they are also planning to monetize the asset, है ना, monetize the asset. अब ये monetize asset monetization है क्या बेसिकली, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए. तो ये क्लैरिटी दी गई है नीति आयोग के रिपोर्ट में, वहां से ये लिया है. ये आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है. जो लोग आरबीआई और नाबार्ड दे रहे हैं उनको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में ये चीज हेल्प करेगी. जो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, आईआरडीए, बाकी सारी जो एग्जाम्स दे रहे हैं बैंकों की, उनके लिए भी ये इंटरव्यू में भी काम आ सकता है ना. तो you should be having clarity. Asset monetization, also commonly referred to as asset or capital recycling, is globally a widely used business practice. ठीक है, ये ग्लोबल प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में बेचे जा रहे हैं एसेट, ठीक है. This consists of limited period transfer of performing asset or dispossessing of non-strategic or underperforming asset to unlock the idle capital and reinvesting it in other asset or projects that deliver improved or additional benefits. तो ये अभी यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में दिया है, मैं आपको लेमन टर्म्स में बता दूं कि मोनेटाइजेशन मतलब ये है कि आपके जो एग्जिस्टिंग असेट है, परफॉर्मिंग असेट हो या नॉन परफॉर्मिंग हो. फॉर एग्जांपल परफॉर्मिंग असेट क्या होगी, परफॉर्मिंग असेट हो गई रोड्स, नेशनल हाईवेज, ये परफॉर्मिंग है. नॉन परफॉर्मिंग क्या हो गया, एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया नॉन परफॉर्मिंग है. एयर इंडिया नॉन परफॉर्मिंग है इसलिए वो हमने बेच दिया, टाटा ने वो खरीद लिया, ठीक है. रोड्स क्या है, परफॉर्मिंग असेट है. तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मोनेटाइज करेंगे. जैसे रोड पे हम टोल लगाते हैं, है ना, रोड पे हम टोल लगाते हैं, एयर इंडिया तो हमने बेच ही दी, उससे भी पैसा जनरेट होगा. तो ये पैसे हम डाइवर्ट करेंगे कहाँ पे, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है ना. Public sector organization which own and operate such assets and are primarily responsible for delivering infrastructure services can adopt this concept to meet the ever increasing needs of the population for improved quality of public asset and services. देखिए, पब्लिक असेट, अब पब्लिक असेट क्या है, डैम्स है, एक्स्ट्रा रोड्स हमको रूरल एरियाज में चाहिए, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, अच्छे अच्छे स्कूल्स चाहिए, ट्राइबल एरियाज में चाहिए, है ना, रूरल एरिया में चाहिए. तो बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए वहाँ वो उसको फंड करने के लिए ये मोनेटाइजेशन लाया गया है, ठीक है. तो आई होप यू हैव गॉट द एम्पल क्लैरिटी फ्रॉम दिस स्लाइड, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो ये असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है वो यूज कहाँ पे होगा, कौन से प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे ये यूज होगा, जो पैसा रेज होगा, तो वो यूज होगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पे, क्वालिटी एजुकेशन पे, डबलिंग फार्मर्स इनकम. देन लॉजिस्टिक के जो प्रोजेक्ट है, लॉजिस्टिक में क्या आएगा, आपका रोड आएगा, ये देखो यहाँ पे दिया, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और फिर वाटरवेज भी है. हाउसिंग एंड वाटर फॉर ऑल,
गुड हेल्थ, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोविड में हमको दिक्कत हो गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उस पे भी हम खर्च करेंगे। सस्टेनेबल सिटीज, जैसे स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव था, उस पे खर्च करेंगे। डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस एक्सेस फॉर ऑल, मतलब रूरल एरिया में भी हमको चाहिए, जैसे गति शक्ति में 4G देने का बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, है ना, 4G रूरल एरिया में। और भारत नेट प्रोग्राम तो चल ही रहा है, जिसमें हम ऑप्टिकल केबल प्रोवाइड कर रहे हैं रूरल एरियाज में, ग्राम पंचायत में, है ना। तो ये इन सभी प्रोजेक्ट्स में ये जो पैसा रेज होगा मोनेटाइजेशन के थ्रू, वो यूज होगा, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है मोनेटाइजेशन की, तो इस साइकिल से आपको पता चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर असेट मोनेटाइजेशन साइकिल इसको बोलते हैं। ये नीति आयोग के रिपोर्ट से मैंने लिया है, ठीक है। नीति आयोग का रिपोर्ट है, वहां से आया है ये। तो पहले क्या है हमारे पास, एग्जिस्टिंग असेट बेस है। एग्जिस्टिंग असेट बेस में क्या आएगा आपका, रोडवेज आएगा। मान लो आपको कोई लैंड है ना, डिफेंस की लैंड है, रेलवे की लैंड है, उसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग्स होती है ना, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती है, वो हम उसको हम रेंट पे दे सकते हैं। देन बहुत सारे पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स को भी हम मोनेटाइज कर सकते हैं। देन एयरपोर्ट्स है। तो ये क्या होगी, हमारी एग्जिस्टिंग असेट होगी। इसको हम क्या करेंगे, मोनेटाइज। मोनेटाइज किसी को भाड़े पे दे दिया, बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो मोनेटाइज करके जो पैसा आएगा वो प्रोसीड्स फ्रॉम, जो पैसा आएगा, प्रोसीड्स मतलब क्या, पैसा, तो वो पैसा हम कहाँ पे खर्च करेंगे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में। अब ये न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन क्या है, रूरल रोड्स है, देन स्कूल्स है, नए एयरपोर्ट्स हैं, जैसे 200 एयरपोर्ट्स मैंने अभी डिस्कस किया ना, 200 एयरपोर्ट्स का टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो 200 एयरपोर्ट्स क्रिएट करेंगे। देन कोल्ड स्टोरेज है, टू डबल द फार्मर इनकम, है ना, कोल्ड स्टोरेज है। देन वेयर हाउसिंग है। तो ये सारे जो नए प्रोजेक्ट्स है उस पर ये पैसा खर्च होगा, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट द एम्पल क्लैरिटी। देन फ्रेमवर्क फीचर्स, फ्रेमवर्क फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ कोर असेट हैज 3 की imperatives. फर्स्ट इज मोनेटाइजेशन ऑफ राइट्स एंड नॉट ओनरशिप, ठीक है। हम मोनेटाइज कर रहे हैं, उसको हम बेच नहीं रहे हैं। तो जैसे हमने नेशनल हाईवे पे अगर कोई टोल टैक्स बिठा दिया, तो वो टोल कोई तो ऑपरेट करेगा, वो जो कंपनी होगी या जो बिजनेसमैन होगा, वो रोड ऑपरेट करेगा, उसका मेंटेनेंस करेगा, है ना, उसका मेंटेनेंस भी करेगा, और एक पर्टिकुलर पीरियड होने के बाद वो रोड फिर से गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देगा। इसको बोलते हैं क्या, मोनेटाइजेशन ऑफ राइट्स एंड नॉट द ओनरशिप। ओनरशिप किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, ठीक है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स इसमें आते हैं। देन स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप अंडर द डिफाइंड कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क विथ स्ट्रिक्ट केपीआई। केपीआई क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी, है ना। जितना ज्यादा क्लैरिटी हो, जितना ज्यादा मटेरियल हो, जितना ज्यादा कंटेंट हो आपके पास, उतनी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव आंसर में हेल्प होती है, ठीक है। ये कोर असेट है और ये नॉन कोर असेट है। नॉन कोर में आपका क्या आता है, लैंड और बिल्डिंग, और बाकी सारे किस में आएंगे, आपके कोर असेट में। यू शुड बी हैविंग क्लैरिटी ओवर दिस आल्सो। देन अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क का, वो ये है, ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर। ये मॉडल है, इसके इसके अंडर हमने क्या अडॉप्ट किया है, कौन सा मॉडल, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। दूसरा मॉडल है ऑपरेट मेंटेन डेवलप, उसके अंडर हमने क्या मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया है, ऑपरेशन मैनेजमेंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, ठीक है। अब इसकी जो केस स्टडीज है वो भी नीति आयोग की रिपोर्ट में दी है। जैसे पहली केस स्टडी है, टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल was bid out in 2018 and comprised 9 highway stretches, ठीक है। ये जो 9 हाईवेज है आंध्र प्रदेश में और गुजरात में, वो अराउंड 682 किलोमीटर के हैं। तो यहाँ पे हमने टोल ऑपरेट ट्रांसफर के मॉडल अडॉप्ट किया है। सो हियर यू विल गेट क्लैरिटी, ठीक है। सो ये केस स्टडी आप ध्यान में रखना। TOT toll roads had a higher share of commercial traffic at 85% vis-a-vis corresponding national average is 75%. As against NHI's initial estimate concession value of 6,258 crore, the winning bid was 9,682. नीति आयोग, सॉरी, NHI का एस्टिमेट कितना था कि इतना बिड आ सकता है, मतलब गवर्नमेंट के पास इसको अगर इस हाईवे को अगर हम मोनेटाइज करें तो कितना पैसा आ सकता है, इतना। लेकिन आया कितना है, 9,682, ठीक है। लगभग मोर और लेस अराउंड 3,000 करोड़ का
बेनिफिट हुआ है, ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को आया है। अब ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होगा, इससे हम दूसरे रोड बिल्ड कर सकते हैं, है ना। तो ये पूरा कंसेप्ट है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का। ये दूसरा केस स्टडी है। यहाँ पे हमने जो दूसरा मॉडल है ओएमडीए, ओएमडीए मतलब क्या, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये हमने कहाँ पे यूज किया, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो ये दूसरा केस स्टडी हो गया। दिस आल्सो यू कैन यूज योर इन योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। अब आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये हमने 2016 में लॉन्च किया था। इसका टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ठीक है। लेकिन रिसेंटली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 भी लॉन्च किया है प्रधानमंत्री ने हमारे, ठीक है। तो इसके पहले 2.0 पे जाने के पहले हम उज्ज्वला योजना के जो भी की फीचर्स है वो पहले देख लेंगे, फिर जाएंगे 2.0 पे। तो ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो स्कीम है वो अप्रूव हुआ है किससे, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू शुड नो। फिर इसका कॉर्पस कितना था 2016 में, 8000 करोड़, और कितने साल के लिए चल रहा था, 3 साल के लिए। इसके जो बेनिफिशियरीज थी वो कौन थी, बीपीएल फैमिलीज। 5 करोड़ बीपीएल फैमिलीज को हमने गैस कनेक्शन दिया है विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1600, एक फैमिली को 1600 रुपए, तो 5 करोड़ फैमिलीज को 8000 करोड़ का ये बजट था, ठीक है। तो कनेक्शंस विल बी इशूड ऑन द नेम ऑफ वुमन बेनिफिशियरी, ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड में आ सकता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ईएमआई फैसिलिटी विल आल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर स्टोव एंड रिफिल कॉस्ट, ठीक है। और ये जो पूरा जो स्कीम है वो कौन चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये सारी चीजें यू नीड टू टेक नोट ऑफ, है ना, सो दैट यू कैन रिवाइज देम इन 1 डे प्रायर टू द एग्जाम। अभी ये उज्ज्वला 2.0 चलाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन ये सेम है। तो अभी बेसिकली क्या है, पहले कितने हमने बेनिफिशियरी टारगेट किए थे, 5 करोड़। अभी इसमें 1 करोड़ और ऐड हो गया है, ठीक है। मतलब 2.0 के अंदर कितना ऐड हुआ है, 1 करोड़, दिस यू शुड रिमेंबर, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारे फीचर सेम है, लेकिन अभी बेनिफिशियरीज और कितने टारगेट करने हैं हमको, 1 करोड़। अभी इसमें और एक ऐसा फीचर आया है कि जो माइग्रेंट्स है ना, माइग्रेंट्स को गैस कनेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि माइग्रेंट पंजाब का हो या फिर यूपी का हो, वो आ जाएगा गुजरात में या दिल्ली में, उसके पास उसका रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं रहेगा, तो उसको नहीं मिलता था माइग्रेंट को। बट थ्रू दिस उज्ज्वला योजना 2.0 scheme, you just need to give self declaration. If you are migrant, you need to give just self declaration and you can avail the facility of LPG cylinder, ठीक है। so this you should know. फिर ये जो 1600 रुपए जो मैंने बोला था ना, दिस 1600 रुपीज हैव बीन ब्रोक, द ब्रेकअप हैज बीन गिवन हियर, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 1250, देन 150 प्रेशर रेगुलेटर, 100 रुपीज एलपीजी होज, then 25 rupees of gas consumer card and 75 rupees is इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है। तो इसका सारा का आप अगर सम करोगे वो आएगा आपका 1600 रुपीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन पॉलिसी और पॉपुलेशन डाटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, है ना। so when you are writing essay, whether it may be in IBPS PO, SBI PO or NABARD mains, है ना, so there you will be using such data. It is always better to keep such data handy, so that you can present your argument in a better way, ठीक है। The current population is around 139 crore as on July 31 2021. It is as per the latest United Nation data, ठीक है। ये प्रोजेक्टेड है, हमारा सेंसस तो हुआ नहीं है ना, जब तक सेंसस नहीं होता तब तक एक्यूरेट फिगर नहीं मिलेगा, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्यूरेट फिगर, 139 करोड़, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का डाटा है तो ये एक्यूरेट है। इंडिया पॉपुलेशन इज इक्विवेलेंट टू 7.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, please take note of this, 17.7% of the global population. India ranks number 2 in the list of countries by population. Then population density कितनी है, 464, again important data, ठीक है। ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 464
per square kilometer. Total land area is 2.97 square kilometer, 29 lakh 29,73,000 square kilometer. ठीक है. 35% population is urban and median age of Indian population is 28.4 years. All these things you need to remember. You should take note of this so that you can use in your answers. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है. नाबार्ड मेंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाबार्ड मेंस जो भी देंगे या फिर आरबीआई मेंस जो भी देंगे, because there you will have to write the descriptive answers. So that's why this becomes very important. ठीक है. Then formalization of micro food processing industries. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ज्यादा न्यूज में था रिसेंटली. ये दिस इज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज एंड थ्रू दिस स्कीम वी आर एमिंग टूवर्ड्स फॉर्मलाइजिंग अवर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. ठीक है. ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, दिस इज वेरी वी कैन कॉल इट एज सनराइज इंडस्ट्री, है ना. by 2030 we are aiming towards 35 billion dollar of market in India only. ठीक है. So that's why this industry becomes very important and this scheme will be implemented during the period of 2022 to 2025. ठीक है. 5 साल का पीरियड है. बजटरी आउटले कितना है? 10,000 crore. Then credit linked capital subsidy will be 35% and max 10 lakh. Whichever is lower, that will be given to you. And very important is seed capital. 40,000 seed capital is given to per self-help group member. ठीक है. 40,000. This figure is very much important. This can be asked. ठीक है. अब जो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 3 है ना. पार्ट 3 we have finished. Okay. Part 3 we have finished and after this in part 4 we will be discussing AISHE. ठीक है. ऑल इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट. ठीक है. स्टेटस ऑफ सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन. तो ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में. सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 4. ठीक है. स्टे ट्यून फॉर पार्ट. And there is again one request. If you have liked the content, then you please subscribe the channel. Okay. And press the bell icon, notification aa jayega, then you can watch the video. Or if you have any queries regarding the courses or any queries regarding the RBI and NABARD preparation, then you can put a mail to us at hello@iexambi.com. You can connect with us over phone also on this number. Okay. We are always there for you and we will be there throughout your preparation. ठीक है. So मिलते हैं next part में. Till then, all the best.